हेलो बच्चों, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आज हम लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे वो लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो उन लेक्चर का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको कवर करिएगा। तो बच्चों, आज के जो सेशन है वो चैप्टर नंबर 2 से शुरू हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर में जो हमारे डीसी सर्किट थ्योरम्स है उसकी पहली थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर बात करें हम आज सुपरपोजिशन थ्योरम या पहली थ्योरम की, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को पढ़ने से पहले हमारे जो दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं उनको एक बार देख लेते हैं। बच्चों, अगर बात करें कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, तो आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा था या हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं ओम्स लॉ। तो बच्चों, अगर बात करें कि ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ में क्या कहा आपने कि अगर बहुत बेसिक नेटवर्क है, बहुत सिंपल नेटवर्क है, तो उसमें आपने क्या किया, वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, ओम्स लॉ अप्लाई किया और आपने करंट या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ नेटवर्क, अगर सेकंड थिंग की बात करें या सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, तो थोड़ा सा हमारा जो नेटवर्क था वो कॉम्प्लेक्स हुआ, उसमें जो ब्रांचेस थी वो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो गई, या फिर जो आप उसके ईएमएफ थे या फिर जो करंट सोर्स थे वो बढ़ गए। तो हमने क्या किया, आसानी से अपना केवीएल केसीएल अप्लाई किया, किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, सेकंड कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और हमने क्या किया, वहाँ पर करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर ली। बच्चों, अगर बात करें हम जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है आज वाला, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का जो सेशन है वो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है। इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जो हमारा नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गया। अगर हमारा नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गया, बहुत जटिल नेटवर्क हो गया, जो हमारे बहुत सारे करंट सोर्सेस हैं या फिर बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं वो एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, आसानी से अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ लगाई और करंट की वैल्यू उसकी आसानी से फाइंड कर ली। तो अगर बात करें कि यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन निकला, तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि आप किसी भी सर्किट में जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आसानी से अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे और वहाँ पर आप करंट की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका आज स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसी के साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल भी आज ही देखेंगे और कुछ आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा। तो आप पूरा सेशन देखिएगा, तभी आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे या अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए, अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक वोल्टेज स्रोत या धारा स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हों, तो प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान प्रत्येक सेल द्वारा उस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बच्चों, ये था इसका स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को एक बार हम फिर से बताते हैं कि इसका मतलब क्या था। बच्चों, अगर जो आपकी थ्योरी सामने लिखी हुई है, इस थ्योरी का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज स्रोत काम कर रहे हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा करंट स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने यहाँ पर बना दिया बच्चों, इसमें क्या है, हमारे दोनों वोल्टेज स्रोत हैं। तो ये वाला वोल्टेज सोर्स और ये वाला भी हमारा वोल्टेज सोर्स, इसको हमने बोल दिया E1 और इसको बोल दिया E2। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया और ये वाला हमारा R3 होगा। तो बच्चों, कहा गया, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि हमारे R2 ओम में आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है या करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो बच्चों अगर बात करें कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे या फिर जो आपका स्टेटमेंट यहाँ था ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा ब्रांच है, जो प्रत्येक ब्रांच है उसमें जो धारा का मान बह रहा है या फिर जो धारा फ्लो हो रही है उसका जो मान है वो प्रत्येक सेल द्वारा दी गई उस ब्रांच में प्रवाहित होने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ से जो धारा जा रही है, यहाँ से जो धारा जा रही है, इन धाराओं का जो एल्जेब्रिक सम है वो इसमें टोटल करंट के इक्वल होगा। ये कहने का मतलब है हमारा स्टेटमेंट किसका, जो हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम है उसका। अगर इसका सेकंड स्टेटमेंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि यदि रेखीय तंत्र, अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेखीय तंत्र की बात करें तो यहाँ पर लीनियर नेटवर्क है, ठीक है, रेखीय तंत्र पर लागू होता है। सभी रेखीय जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है वो आपका रेखीय नेटवर्क पर ही या लीनियर नेटवर्क पर ही लागू होगा। अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों होगा ये, ठीक। सभी लीनियर नेटवर्क पर या फिर सभी जो आपके रेखीय तंत्र हैं उस पर लागू होगा बच्चों। विद्युत परिपथ के लिए अध्यारोपण प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य करते हुए
उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। ये भी कुछ यही बोलना चाह रहा है ऊपर वाला, और दोनों स्टेटमेंट सेम है बच्चों। तो जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा या दोनों को लिख लीजिएगा। दोनों में कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वोल्टेज स्रोत हैं या फिर जो हमारे धारा स्रोत हैं उनसे जो करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट जो उनसे फ्लो हो रही है, नेटवर्क जो ब्रांचेस हैं, जो रजिस्टेंस हैं उनके, उनमें, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो टोटल करंट के इक्वल होगा। ये कहने का मतलब है सुपरपोजिशन थ्योरम का। ठीक, तो एक बार इसकी जो सुपरपोजिशन थ्योरम के हल करने के जो नियम है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक इससे पहले वाले में आप देख चुके थे बच्चों कि जो आपका नेटवर्क था उसमें ये बोला गया था कि लीनियर नेटवर्क हो और बायलैटरल हो। तो अगर बच्चों बात करें लीनियर नेटवर्क, तो लीनियर नेटवर्क का मतलब ये है कि आपका जो प्रतिरोध है या फिर जो आपकी ब्रांचेस हैं उसमें हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हों। अगर वहाँ पर हमारे डायोड कनेक्टेड होंगे या फिर एससीआर कनेक्टेड होंगे तो आप वहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जो हमारे एससीआर और जो हमारे डायोड हैं उसकी बात करें तो वो हमारे यूनिलेटरल डिवाइसेस हैं, एक दिशा में उसमें करंट फ्लो होता है, और यहाँ पर हमको चाहिए बाई डायरेक्शनल या बायलैटरल, मतलब जिसमें दोनों दिशाओं में करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिले। तो रेजिस्टेंस में किसी भी एंड से आप करंट को फ्लो करा सकते हो। तो पहली चीज़ आपका लीनियर हो गया नेटवर्क और बायलैटरल हो गया, उस पर लागू होगी आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर सेकंड की बात करें बच्चों कि कहाँ पर ये लागू नहीं होगी, तो सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है आपका कि पावर कैलकुलेशन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता या फिर नहीं हो सकता। तो बच्चों ये साफ साफ यहाँ से दिख रहा है, पहली लाइन जो थी उसी को ये सपोर्ट कर रही है सेकेंड लाइन, मतलब पहला जो पॉइंट था उसको सेकेंड पॉइंट आपका सपोर्ट कर रहा है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि लीनियर नेटवर्क हो और बायलैटरल हो, और सेकेंड बोल रहा है कि पावर कैलकुलेशन के लिए इसको उपयोग नहीं कर सकते इसका। तो पावर कैलकुलेशन का मतलब ये है बच्चों, अगर पावर कैलकुलेशन की बात करें तो आपको पता है कि आप पावर की बात करें तो बी स्क्वायर के होगा, या फिर अगर आप बात करो पावर की तो आई के बराबर होगा, या फिर आप बात करो तो जो पावर है, कहने का मतलब ये है साफ साफ इन दोनों नेटवर्क से आपको ये पता लग रहा है बच्चों, इन दोनों रिलेशन से, कि यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है पावर का वो कहीं ना कहीं आपके वोल्टेज या फिर करंट के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर करंट और वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर होगा तो यहाँ पर आपका जो लेटरल है, तो उस हिसाब से आपका जो नेटवर्क है वो जो लीनियर नेटवर्क नहीं कहलाएगा, और लीनियर नेटवर्क नहीं कहलाएगा तो यहाँ पर आप जो पावर है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो बोल रहा है यदि परिपथ में वोल्टेज स्रोत दिया होता है तो उसको शॉर्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि आपका परिपथ जो है, जो आपका नेटवर्क दिया होगा उसमें अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है बच्चों तो आप उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। अभी इसको जो हमारी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे अभी, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। तो पहला आपका पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका जो है वो है आपका वोल्टेज सोर्स अगर होगा तो उसको शॉर्ट कर देंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट पॉइंट में है आपका धारा स्रोत। अगर धारा स्रोत दिया होगा आपके नेटवर्क में तो उसको आप क्या करोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं हमारे जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है कि इसके बाद मतलब दोनों आप काम कर लोगे, जो वोल्टेज सोर्स है उसको आपने शॉर्ट कर दिया, जो आपका करंट सोर्स है उसको ओपन कर दिया। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को आप ओपन और क्लोज शॉर्ट सर्किट कर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कुल धारा या टोटल करंट को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, तो ये था इसका कुछ जो बेसिक्स रूल थे, नियम थे, वो थे। अगर बात करें कि स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होने वाले हैं, तो देखिए स्टेप्स टू फॉलो फॉर सॉल्विंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, एक नेटवर्क ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हमने नेटवर्क को यहाँ पर ड्रॉ किया है बच्चों, तो हमने क्या किया, इस वाले सोर्स को E1 मान लिया, इस वाले सोर्स को E2 मान लिया। आपको पता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आउट गोइंग होती है, बाहर निकलती है। तो ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका नेगेटिव, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव। तो करंट क्या हुई, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है। अब जब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है करंट, आप देख लीजिए यहाँ पर, तो आपने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को पहले शो कर दिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पहली स्टेप होगी वो होगी कि आप करंट की डायरेक्शन को शो करोगे। तो आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को शो कर दिया। यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है। अब जब दोनों करंट आएंगी तो बच्चों इस वाली ब्रांच में क्या होगी, दोनों करंट यहाँ से इन करेंगी, इधर से भी करंट यहाँ पर आएगी और यहाँ से भी करंट यहाँ पर इन करेगी। तो अगर हम इस वाली की बात करें, यहाँ वाले बीच वाले की, तो आपसे पूछा जाए
या फिर आपसे बोला जाएगा कि बीच वाले जो हमारी ब्रांच है उसमें आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे करंट की वैल्यू? आप क्या करोगे, पहले आपकी स्टेप क्या थी, पहले आप क्या करोगे, एट ए टाइम एक सोर्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक, तो एक चीज़ हाँ सुन लीजिए बच्चों, अगर आपके पास 2 सोर्स होंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो 3 स्टेप में सॉल्व होने वाला है। अगर आपके पास 3 सोर्स हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो 4 स्टेप में सॉल्व होगा। अगर आपके पास 4 सोर्स हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो 5 स्टेप में सॉल्व होने वाला है। एक स्टेप ज़्यादा में सॉल्व होगा, क्योंकि अभी हम देखकर आपको बताएंगे कि अभी यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से ये एक स्टेप आगे चल रहा है। तो अगर बात करें हम कि इस वाले नेटवर्क में अगर बोला जाए आपसे कि इसमें आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, एट ए टाइम एक जो सोर्स है उसको आप एक्टिवेट करोगे और दूसरे को डीएक्टिवेट करोगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने E1 को एक्टिवेट किया, स्टेप 1 आपने यहाँ पर लिखा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या किया, पहला जो E1 था उसको एक्टिवेट किया और E2 को आपने डीएक्टिवेट कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है E1 वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करने पर। ठीक है, आपने क्या किया, E1 को कंसीडर कर लिया, E1 को एक्टिवेट कर लिया और E2 को आपने क्या किया, डीएक्टिवेट कर लिया। जो इससे पहले आप रूल पढ़ चुके हो उसमें क्या था, वोल्टेज सोर्स जो होगा तो उसको आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे, SC। और अगर बात करें बच्चों ओपन करंट सोर्स की, तो अगर करंट सोर्स की बात करेंगे तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ओपन सर्किट कर दोगे, OC। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका सोर्स है तो वो वोल्टेज सोर्स नज़र आ रहा है, तो वोल्टेज सोर्स है तो आपने क्या किया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, अब आप शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या करेंगे, आपका काम होगा शॉर्ट सर्किट करने के बाद कि जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लें। तो आपने क्या किया, E1 को एक्टिवेट कराकर E2 को डीएक्टिवेट कराकर शॉर्ट सर्किट यहाँ पर देख लीजिए, आपने क्या किया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जब आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद आप टोटल करंट निकालेंगे। फिर करंट निकालने के बाद जिस ब्रांच में आपसे धारा को बोला गया है निकालने के लिए उस ब्रांच में आप धारा का मान निकालेंगे, जैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे अगर बात करें कि यहाँ पर अगर हमने बोल दिया या फिर हमसे कहा गया है कि इस वाले नेटवर्क में हमको सुपरपोजिशन थ्योरम के माध्यम से की हेल्प से R3 प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे बच्चों, आपने क्या किया, स्टेप 1 में लगाकर E1 को एक्टिवेट किया, E2 को डीएक्टिवेट करके आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया। उसके बाद आप टोटल करंट को फाइंड करेंगे। ठीक, वो अभी आगे देखेंगे, हम स्टेप पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर जब हम टोटल करंट को फाइंड कर लेंगे उसके बाद जिस ब्रांच में हमारी करंट अप्लाई हो रही है या फिर जिसमें पूछा गया है, जैसे R3 में पूछा है तो उस ब्रांच में हम करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये 3 स्टेप हमको हर स्टेप में ये 3 नियम या फिर 3 स्टेप को फॉलो करना है। ठीक, अब एक स्टेप हो गई आपकी कैलकुलेट। सेकेंड स्टेप की बात करें बच्चों तो सेकेंड स्टेप में क्या कहा गया है, सेकेंड स्टेप में बोला गया है कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है या फिर अगर एट ए टाइम 1 सोर्सेस को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो आपने क्या किया, E1 को एक्टिवेट कर लिया, E2 को डीएक्टिवेट कर लिया। अब आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, जो E2 है आपका उसको एक्टिवेट करोगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आपने लिखा है, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों, देखिए आपने क्या किया, E2 वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करने पर अब आपने क्या किया, सेकंड जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसको एक्टिवेट किया और पहले वाले को आपने क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया। अब वोल्टेज सोर्स आपको पता था कि शॉर्ट सर्किट होगा, करंट सोर्स होता तो ओपन कर देते। ठीक है, तो अब अगर इस वाले की बात करें फिर वही काम करना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें फाइंड करना है, प्रतिरोध निकालना है इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद टोटल करंट निकालना है, फिर करंट जो जिस भी ब्रांच में आपसे पूछी गई है करंट उसको फाइंड करना है। ठीक, और यहाँ पर अभी हम बताएंगे कि यहाँ पर करंट डिवीज़न रूल से कैसे हेल्प करेगा इसकी, या फिर कैसे हम करंट डिवीज़न रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दोनों यहाँ लिख भी दिया, देखिए नोट, दोनों स्टेप्स में धाराओं का मान करंट डिवीज़न रूल से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभी करंट डिवीज़न रूल हम आपको बताएंगे कि करंट डिवीज़न जो रूल है वो क्या है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, 2 वोल्टेज सोर्स थे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 सोर्स होंगे तो आप 3 स्टेप में इसको सॉल्व कर पाओगे, और अगर 4 स्टेप होगी, अगर 4 वोल्टेज सोर्स होंगे तो आप इसको 5 में करेंगे, 3 होंगे तो 4 में करेंगे। ठीक है, तो ये 2 इत्तेफाक से यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज सोर्स थे या फिर जो भी सोर्स थे वो 2 थे, तो आपने क्या किया, 3 स्टेप में इसको फाइनली सॉल्व कर लिया। तो आपने यहाँ पर क्या किया बच्चों, स्टेप अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपने किया, नाउ अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम आपने क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलती है कि टोटल जो करंट है आपका
जो भी आपके सेल से जो भी करंट फ्लो हो रहा है ब्रांच में, तो उस ब्रांच के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो भी टोटल करंट है वो उन ब्रांचों में जो भी वोल्टेज स्रोत से उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका इसके स्टेप, कौन कौन सी स्टेप फॉलो होंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं और आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको देखकर ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उस पर एक न्यूमेरिकल जरूर आता है हर बार। तो देख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, अध्यारोपण प्रमेय में एक सेकेंड, इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप लिख लीजिएगा, अध्यारोपण प्रमेय की मदद से या फिर अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करके या प्रयोग करके 30 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब 30 ओम आप देख पा रहे हैं, 30 ओम धारा, यहां पर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना है। इसको लिख लीजिएगा, अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग करके 30 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना है। अब यहाँ देख लीजिए, आपको जो दिया गया है या फिर जो नेटवर्क दिया है वो क्या है। तो एक बार हम नेटवर्क पर दृष्टि बनाते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आपसे बोला गया है कि जो आपका प्रतिरोध है वो 30 ओम प्रतिरोध में आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर बच्चों बात करें कि आपको अभी मैंने बताया कि अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस कनेक्टेड हैं तो आप क्या करेंगे, एट ए टाइम एक वोल्टेज सोर्स को या फिर एक करंट सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे को डीएक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं। तो हमने क्या किया, दोनों वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, एट ए टाइम एक को कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे को डीएक्टिवेट करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, जिसको एक्टिवेट किया था उसको डीएक्टिवेट करेंगे और जिसको डीएक्टिवेट किया था उसको एक्टिवेट करेंगे, और दोनों कंडीशन में हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारी स्टेप नंबर 1 हो गई, और इस स्टेप में हम करने वाले हैं जो हमारा पहला वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट 50 वोल्ट सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। 50 वोल्ट जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसको एक्टिवेट कर लिया और दूसरे को हम डीएक्टिवेट करने वाले। तो यहाँ पर आप लिखोगे 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके करंट आई डैश को ज्ञात करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले वाले को कंसीडर कर लिया, सेकंड वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 50 वोल्ट में आपने क्या किया, करंट की वैल्यू, अगर टोटल करंट की वैल्यू की बात करें बच्चों तो यहाँ से IT निकलेगी, टोटल करंट। ठीक, अब ये क्या करेगी, यहाँ पर जाकर इस वाले पॉइंट पर जाकर बच्चों क्या हो रही है, बट रही है। तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगेगा। अभी वो हम आपको बताएंगे कि करंट डिवीजन रूल है क्या। ठीक, तो आपने क्या किया बच्चों, इस वाले पॉइंट पर पहले आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को शो कर दिया। अब आपने जब करंट की डायरेक्शन को शो कर दिया तो आप सामने से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको करंट की जो डायरेक्शन है वो इनकमिंग दिख रही है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले की बात करें, यहाँ पर आपने क्या किया, इक्विवेलेंट, सबसे पहले हाँ, ये पहला काम आपका हो गया कि आपने करंट की वैल्यू को जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसको एक को कंसीडर कर लिया, एक को एक्टिवेट कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप करंट की वैल्यू की डायरेक्शन को शो करो, तो डायरेक्शन भी आपकी शो हो गई। तीसरी कंडीशन ये थी कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे, तो आपने क्या किया, अब आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ देखिए, नोट्स में मैंने आपको बताया कि वोल्टेज सोर्स को आप क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट करेंगे। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर यहाँ देख लीजिएगा। अब आपने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर जो आपका नेटवर्क है उसमें देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका जो नेटवर्क बन रहा है। तो ये दोनों आप क्या हैं, आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं, और इन दोनों ब्रांच के, इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच के जो आपका 10 ओम रेजिस्टेंस है वो क्या है, श्रेणी क्रम में है या फिर सीरीज कनेक्शन है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया आर इक्विवेलेंट, या फिर यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है 20 ओम पैरेलल है 30 ओम के, तथा ये इन दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन है वो आपके 10 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। ठीक, ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करोगे तो ये वाला आपका किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे करोगे। ठीक, R1 R2, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये तो क्या है, देखिए है। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या किया, दोनों का वैल्यू पुट कर दी, दोनों रेजिस्टेंस की, और आप यहाँ पर क्या करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी 10 वाले की, और आपने फाइनली अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लिया यहाँ पर। अब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 22 ओम। ठीक, अब आप क्या करोगे, अगर आपका जो नेटवर्क था वो कुछ इस प्रकार से बन गया, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो आपके पास आ चुका है
22 ओम। आपके पास जो वोल्टेज सोर्स था वो कितना आ गया 50 वोल्ट। तो बच्चों अगर बात करें हम कि यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन आप करंट, टोटल करंट को पहले फाइंड कर लोगे, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया और आपने करंट की वैल्यू फाइंड कर ली। टोटल करंट आप निकालोगे बी अपॉन आर हो गया, तो आर कौन सा, इक्विवेलेंट वाला। तो यहाँ से आपकी जो करंट की वैल्यू है, टोटल करंट आ चुकी है आपके पास 2.272 एम्पियर, ठीक है। अब आपका काम क्या है, टोटल करंट तो आ गई, अब आप निकालोगे जो आपकी करंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं I1 डैश यहाँ पर जो आपकी ब्रांच है उसमें फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, I1 डैश को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल, CDR। बच्चों आप करंट डिवीजन रूल की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम करंट डिवीजन रूल की बात करें तो करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई होगा, करंट जहाँ डिवाइड हो रही, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा जंक्शन बन रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ 2 से ज़्यादा जंक्शन बनेंगे या फिर 2 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी किसी भी जंक्शन पर, तो उसको आप बोल दोगे कि वहाँ पर आपका करंट डिवीजन रूल लगने वाला है, मतलब करंट डिवाइड हो रहा है। सिंपल अगर वे में बोलें तो यहाँ से आपका करंट को डिवाइड होने के लिए कई पाथ मिल गए। तो आपने क्या किया, अब आप करंट डिवीजन रूल अगर अप्लाई करोगे तो बच्चों यहीं पर अगर हम बात करें करंट डिवीजन रूल की, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस नेटवर्क में आप जो करंट ले रहे हो, मतलब जो करंट डिवीजन रूल का मान बता रहे हो कि यहाँ पर कैसे करंट आएगी, तो जो जहाँ भी आप करंट निकाल रहे हो उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन की वोल्ट रजिस्टेंस है उसको ऊपर लगाओगे, और जो आपका रजिस्टेंस जिसमें आपको करंट निकालना थी उसका रजिस्टेंस, और फिर जो आपका अपोजिट ब्रांच थी उसका रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे दे रखा है करंट डिवीजन रूल, नोट्स में लिखा हुआ है करंट डिवीजन रूल। अगर करंट डिवीजन रूल की बात करें बच्चों तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल है I डैश इक्वल टू टोटल करंट ऑफ सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर आप करंट फ्लो हो रही है या फिर जहाँ पर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना उसका रेजिस्टेंस। तो एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप करंट डिवीजन रूल कैसे बताएंगे, I डैश इक्वल टू आई टोटल इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बटे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच जिसमें आपको करंट फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये था आपका करंट डिवीजन रूल। अब आपने क्या किया, यहाँ पर करंट डिवीजन रूल अप्लाई किया यूजिंग CDR मीन्स करंट डिवीजन रूल। अब आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो देख लीजिए आपने क्या कहा कि यहाँ पर आपका टोटल करंट आ गया IT और जो आपका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस था वो था 20। आज जो अपोजिट का था वो अपोजिट का कौन सा था देख लीजिए एक बार सर्किट में, यहाँ पर देखिए ये है आपका अपोजिट, जो देख पा रहे हैं आप, ये है आपका अपोजिट ब्रांच, इसके अपोजिट है। तो ये है आपके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो पहले तो टोटल करंट आएगी, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बटे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस जिस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है उसका रेजिस्टेंस। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो देख लीजिए यही किया है आपने यहाँ पर वाई यूजिंग CDR करंट डिवीजन रूल को अप्लाई किया, और जब आप करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.908 एम्पियर, ठीक है। ये थी आपकी करंट, एक स्टेप की करंट आपकी कैलकुलेट हो चुकी। अब आपका सेकेंड स्टेप आती है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जिसको आपने एक्टिवेट किया था उसको डीएक्टिवेट करेंगे और जिसको डीएक्टिवेट किया था उसको एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए आपने क्या किया, जो आपका स्टेप सेकंड है उसमें आपने क्या किया, जिसको एक्टिवेट किया था उसको आपने डीएक्टिवेट कर दिया शॉर्ट सर्किट, और जिसको डीएक्टिवेट किया था उसको एक्टिवेट कर लिया। तो आप क्या लिखेंगे, 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके करंट I डबल डैश को ज्ञात करना, क्योंकि I डैश आप ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हो तो अब दूसरा आप बताओगे इसको, I डबल डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए आपने क्या किया, I डबल डैश को आप जब कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आप वही काम करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। तो जब आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे तो देख लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही काम करना है आपको। ये वाले जो दो ब्रांचेस हैं ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और ये आपकी सीरीज में हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख चुके हो, ये देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, 10 और 30 पैरेलल में है और किसके सीरीज कौन सा है, सीरीज आपका 20 है। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 27.5 ओम, ठीक।
तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन वही काम करोगे, टोटल करंट फाइंड करोगे। टोटल करंट ओम्स लॉ अप्लाई करके आपने क्या किया, टोटल करंट को फाइंड कर लिया, बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, आपने बी की वैल्यू पुट कर दी 20 और जो आर इक्विवेलेंट था उसकी वैल्यू थी 27.5। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.72 एम्पियर। ठीक है, ये टोटल करंट आ गई। अब आप क्या करोगे, अगेन वही काम करोगे, नाउ बाय यूजिंग CDR बोले तो करंट डिवीजन रूल। आपने क्या किया, करंट डिवीजन रूल को अगेन अप्लाई किया और यहाँ पर आप करंट की वैल्यू को अगेन फाइंड कर लोगे। क्या करोगे, आई टोटल मतलब टोटल करंट और अपोजिट जो ब्रांच था उसका रेजिस्टेंस अपॉन अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस जहां आपको करंट फ्लो करना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, या जिसमें आपको करंट फाइंड करना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.181 एम्पियर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप, मतलब 2 वोल्टेज सोर्स थे इसमें, तो आपने क्या किया, क्या बोला था कि 3 स्टेप में ये सॉल्व होगा, तो 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है, नाउ यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ लिखना है आपको नाउ अप्लाइंग, यहाँ लिखना है आपको नाउ अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ आप लिखोगे बच्चों, लिख दीजिएगा नाउ अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलते हैं कि जो आप टोटल करंट है वो सारी ब्रांचेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर है। तो यहाँ देख लीजिए I इक्वल टू I1 डैश प्लस I2 डबल डैश। ठीक है, जो आपने पहले स्टेप में निकाला था, दूसरी स्टेप में निकाला था, उसको थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक, तो आपकी जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से आ गई, आपकी टोटल करंट आ चुकी है 1.09 एम्पियर। ठीक, ये था बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। अगर बच्चों सेकंड की बात करें तो ये है आपका होमवर्क, आप इसको होमवर्क कर आप और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट एक थर्ड न्यूमेरिकल और है बच्चों। थर्ड न्यूमेरिकल की बात करें तो थर्ड न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है बच्चों। अगर हम थर्ड न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पर हमको दे रखा है फाइंडिंग द करंट इन 25 ओम विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें कहा गया है कि जो आपका 25 ओम ब्रांच है उस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है 25। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 25 ओम ब्रांच में आपको जो करंट है उसकी वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपका अब स्टेप क्या होने वाली है, आपकी स्टेप होगी बच्चों, यहाँ पर आपके पास फिर से 2 सोर्सेस हैं, एक आपके पास वोल्टेज सोर्स हो गया, एक आपके पास करंट सोर्स हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है आपका वोल्टेज सोर्स, ये आपका करंट सोर्स। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें कि आपने क्या कहा था, आपने ये बोल दिया कि एट ए टाइम एक वोल्टेज सोर्स को या फिर एक सोर्स को आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आपने क्या किया, एक सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे को डीएक्टिवेट करेंगे। और कंडीशन क्या थी कि अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो आपका शॉर्ट सर्किट होगा, अगर करंट सोर्स होगा तो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 1 में आपने किया जो आपका पहला वाला सोर्स था उसको आपने एक्टिवेट कर लिया, मतलब 2 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर करने पर आपको ये लिखना है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले वाले को एक्टिवेट कर लिया, दूसरे को आपने डीएक्टिवेट कर लिया। जब आप डीएक्टिवेट करोगे तो वहाँ पर आपका हो गया SC मीन्स शॉर्ट सर्किट। ठीक बच्चों, अगर बात करें हमारा जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, इट मीन्स ये वाली जो हमारी ब्रांच है उसके पास ये सिंगल ब्रांच बन गई, क्योंकि यहाँ पर अब वैसे भी ये आपका एक दूसरे का जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ये वाली जो ब्रांच है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 40 आ जाएगी। ठीक, तो ये वाली जो ब्रांच है वो सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट हो गई, 40 ओम प्रतिरोध आ चुका है यहाँ पर। अब बच्चों अगर बात करें कि यहाँ से आपको पता था सबसे पहले आपके पास टोटल करंट होना चाहिए करंट निकालने के लिए, तो आप सामने से देख पा रहे हैं कि आपको टोटल करंट दे रखी है 2 एम्पियर। अब यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, जो टोटल करंट है वो हमारे पास दे रखी है IT इक्वल टू 2 एम्पियर। अब क्या करेंगे, हम वही काम अपना करेंगे। कौन सा काम करेंगे, बाय यूजिंग CDR करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल को आप अप्लाई कर दोगे तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है बच्चों, करंट डिवीजन रूल बोलता है कि टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में आप जो ब्रांच में आप जिस ब्रांच में आप धारा को कैलकुलेट कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन का या फिर अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, और अपोजिट अपॉन में क्या होगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस जिसमें आप करंट की वैल्यू को फाइंड करो। तो यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस हो गया अपोजिट का, और यहाँ पर आपके पास अपोजिट का प्लस जिसमें आप करंट की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास I1 इक्वल टू
4 एम्पियर। बच्चों एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर हम डायरेक्शन को शो करते हुए चल रहे हैं, अभी इसका रीज़न बताएंगे। इससे पहले वाला जो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल था तो उसमें जो डायरेक्शन थी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो इस प्रकार वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ पर आप डायरेक्शन को लेकर चलोगे। अभी इस डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको बताने वाले हैं। तो इसकी क्या है डायरेक्शन, आपकी राइटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपकी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करने पर अब आपने क्या किया, 30 वोल्ट जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसको एक्टिवेट किया, और आपके पास जो 2 एम्पियर का जो धारा स्रोत था तो उसको आपने क्या किया, डीएक्टिवेट कर दिया। तो आपको पता था कि अगर करंट सोर्स होगा तो आप करंट सोर्स को क्या करोगे, ओपन सर्किट बना दोगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, ठीक। अब आप क्या करोगे, जैसे ही ओपन होगा तो आपको पता होता है अगर नहीं पता तो एक चीज़ माइंड में फांस लीजिए या कहीं लिख लीजिए बच्चों, कि अगर ओपन सर्किट होगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगी। अब इस वाली ब्रांच में यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगी, तो आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर सर्किट फॉर्म हो गया और आपकी जो करंट की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी करंट की डायरेक्शन, ठीक। तो अगर आप इस वाले की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा रेजिस्टेंस जो पूरी ब्रांच है आपकी, ये वाली, ये पूरी ब्रांच सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड होगी तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा आपका नेटवर्क। कैसा बन गया, 50 ओम और आपके पास 30 वोल्ट आपका जो वोल्टेज है वो आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से टोटल करंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अगेन वही काम करना है आपको, टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो जो टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, बी अपॉन आर, और आर की जो एक आर इक्विवेलेंट था वो 50 आ गया और बी जो था वो आपका आ गया 30। तो आप जब कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे इसको, तो आपके पास आई टोटल इक्वल आ जाएगा 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये था आपका टोटल करंट। अब बच्चों एक चीज़ बात करें कि आप के पास अगर टोटल करंट आ गई, उसके बाद आप क्या करोगे, करंट की वैल्यू उस जो रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस में आप फाइंड करते हो, तो करंट डिवीजन रूल लगाते हो। पर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको नहीं दिख रहा है कि करंट कहीं भी डिवाइड हो रहा है, कहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए या इसमें भी देख लीजिए कि करंट की वैल्यू कहीं डिवाइड हो रही है। क्यों, क्योंकि इस वाली ब्रांच में आपकी जो करंट है वो फ्लो नहीं होगी। तो जब करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी तो उस कारण क्या होगा, आप इसको ओपन सर्किट मानोगे और इसको बिल्कुल ही हटा दोगे। तो ये सिर्फ यहाँ तक इतना सर्किट आपका काम करने वाला है, ठीक। तो जहाँ पर आपका बोल्ट जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, वहीं पर आप करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, अदरवाइज आप करंट डिवीजन रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपकी जो वैल्यू थी, जब करंट डिवीजन रूल नहीं लग रहा है तो आपकी जो करंट है 25 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच की, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल करंट के ही बराबर हो जाएगी, इक्वल, ठीक है। तो ये आ गई। अब इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर देखिए, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये देखिएगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है, ठीक है। और इससे पहले वाली की जो डायरेक्शन थी वो आप देख लीजिएगा, इससे पहले वाली की जो डायरेक्शन है वो देखिएगा, यहाँ पर है, राइट वर्ड डायरेक्शन है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमने क्या किया, जो हमारी डायरेक्शन है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपने क्या किया, ये आपकी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन हो गई, आपका जो वैल्यू आ गई करंट की तो वो आ गई 0.6 एम्पियर। अब आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, नाउ अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब आप जब सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करोगे तो आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, जो आपकी टोटल करंट की वैल्यू है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होती है। प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने वाली है जो उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल है। तो आपने क्या किया, अब देखो यहाँ पर आपने सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई किया। अब यहाँ बच्चों से गलती होती है, कैसी गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में वो I1 + I2 लिख कर ही चले आते हैं और ऐड कर देते हैं दोनों को। तो ऐड क्यों नहीं करोगे, यहाँ पर ऐड इसलिए नहीं करोगे क्योंकि दोनों जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो अगर चेंज होगी तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाएंगे। आपके पास अब कॉन्सेप्ट आ गया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, एक दिशा में इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट और उसी ब्रांच में इधर जा रहा है करंट, और दूसरी में उसी ब्रांच में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर करंट की वैल्यू, जो करंट की डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं चेंज है। अगर इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल था उसकी बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, उसमें आपकी जो करंट थी वो कुछ इस डायरेक्शन में थी, आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा, इस वाले वोल्टेज सोर्स से भी करंट इसी डायरेक्शन में थी और इस वाले वोल्टेज सोर्स से भी करंट इस डायरेक्शन में थी। कौन से वाले में, पहले वाले न्यूमेरिकल में, एक बार देख लीजिएगा। पर इसमें नहीं है ऐसा, इसमें जो करंट की वैल्यू है वो दोनों सोर्स से अलग अलग डायरेक्शन में है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इस वाले को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वाले को कंसीडर करोगे तो इस वाली ब्रांच में निकालना है करंट,
तो इस डायरेक्शन में। अगर आप इस वाले वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर रहे हो, एक्टिवेट बना रहे हो, तो ऐसे है तो एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर पहले वाले की बात करें, पहले न्यूमेरिकल की बात करें, तो पहला न्यूमेरिकल देख लीजिए एक बार, तब आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके जो दोनों न्यूमेरिकल की जो डायरेक्शन है, दोनों करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस दिशा में है। देखिए यहाँ से भी करंट इसी डायरेक्शन में आएगा सेम, और इसमें भी यही आ रहा है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो डायरेक्शन सेम है, तो जो सम होगा वो आप दोनों को ऐड करके निकालोगे, ठीक है। पर वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो आपकी करंट की वैल्यू है, जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज है। अब जब चेंज होगी डायरेक्शन, तो आप देख लीजिए आप क्या करोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे। तो देख लीजिए आपने क्या किया, नाउ अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, आपने सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ की। तो देख लीजिए यहाँ पर जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करोगे तो I इक्वल टू I2 माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ वो करंट आप पहले लिखोगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसीलिए हमने इसको अप्रॉक्स माइनस लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें उस वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे, पहले लिखेंगे जिसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा हो। तो देख लीजिए I2 माइनस I1, अब आपने क्या किया, I2 की वैल्यू पुट कर दी, I1 की वैल्यू पुट कर दी, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ गया, 0.2 एम्पियर, और कितना है, राइट वर्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बता दोगे कि आपका जो करंट की डायरेक्शन है या फिर करंट है वो कैसे फ्लो हो रही है, कितनी करंट यहाँ पर फ्लो होने वाली है। तो बच्चों ये था आज का सेशन, आप बता दीजिएगा कि कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और बच्चों अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।